When Sanju Samson was not allowed to play the finals, मुझे उसके बारे में जानना है कि वो क्या किस्सा है। अगर वो मैच संजू खेलते लॉन्ग ऑफ सूर्य कुमार यादव। मैंने डेविड मिलर का एक बार इंटरव्यू किया था 2018 में। अभी आपसे 2 कदम की दूरी पे क्रिस गेल छक्के मार रहा है, थोड़ा सा बॉल इधर उधर जाएगी और आपको लग जाएगी। सॉरी। तो क्या ड्रेसिंग रूम के ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको लगता है कि फैंस तक जरूर पहुंचने चाहिए? पता है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ एंड आई एम श्योर मेरे को बहुत गालियां पड़ेंगी इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा। अच्छा, रोहित का ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्सा है विद संजू सैमसन। When Sanju Samson was not allowed to play the finals. मुझे उसके बारे में जानना है कि वो क्या किस्सा है। So basically the point is कि रोहित के केस में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हम लीडरशिप का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लीडरशिप में आजकल 1000 तरीके के सेमिनार होते हैं, ठीक है। कोई भी करियर ग्रोथ लीडर बन जाता है, कोई कुछ भी बन जाता है, कोई कुछ भी कहना शुरू कर देता है। 10 चीजें आजकल आपको लीडरशिप के केसेस में मिलती हैं। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल अभी देता हूं, जो आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, ये संजू सैमसन वाला। ये 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल की बात है। राइट। I'll quote the instance and then I'll tell you कि इसकी एक बेसिक लर्निंग क्या है, जो लाइक लिटरली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है किसी भी लीडर के लिए, आप चाहे किसी भी सेटअप में हो। संजू सैमसन वाज अ पार्ट ऑफ द 2024 T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, ठीक है, जो इंडिया बार्बाडोस में जीता करेबियन कंडीशंस में। सो ही वाज द सेकंड विकेट कीपर, द बैकअप विकेट कीपर टू ऋषभ पंत, ठीक है। Right. संजू सैमसन का वैसे भी कोई चांस आना नहीं था, क्योंकि ऋषभ पंत डिसेंट खेल रहे थे, उनकी कीपिंग भी अच्छी थी, तो ऋषभ पंत का वहां पे होना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। संजू सैमसन को बैकअप इसलिए रखा गया था, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, उनका आईपीएल बहुत अच्छा गया था, तो कॉन्फिडेंस में ग्रो कर रहे थे वो। अब हुआ क्या कि फाइनल तक इंडिया ने कोई खास चेंज नहीं करा था अपनी टीम में। सिर्फ एक चेंज हुआ था, जब आप यूएसए की लेग में, जब आपने कुछ मैचेस खेले थे, वहां पे यूएसए से खेला था आपने, पाकिस्तान से खेला था, तो वहां पे आपने एक पेसर को ज्यादा खिलाया था, जो थे मोहम्मद सिराज। जब आप वेस्ट इंडीज की लो एंड स्लो कंडीशंस में आए, स्पिन कंडीशंस में, तब आपने कुलदीप यादव को मोहम्मद सिराज की जगह पे खिलाया था। बाकी इंडियन टीम में कोई चेंज नहीं हुआ था, उन्होंने बिल्कुल अपनी टीम कंसिस्टेंटली मेंटेन करी थी। अब संजू सैमसन को खिलाने का ख्याल इसलिए आया था क्योंकि इंडिया को ऐसा लगा था कि यार हमको एक एक्स्ट्रा बैटर की जरूरत पड़ सकती है फाइनल में, जस्ट सो दैट कि अगर हम बैटिंग पहले कर रहे हैं तो हमको एक्स्ट्रा रन्स का कुशन होगा। मे बी 160, 180 हो सकता है, 180, 200 हो सकता है। सो दैट्स द थिंग। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट था कि संजू हैज टू बी रेडी, और रोहित ने संजू को ये पहले ही क्लियर कर दिया था टूर्नामेंट के बीच में कि संजू चांस कभी भी आ सकता है, उस टाइम पे रेडी रहना पड़ेगा। So Sanju Samson was set to play the World Cup final. Now imagine, अगर वो मैच संजू खेलते तो वो पता है क्या होता, वो उनका पहला आईसीसी टूर्नामेंट का कोई मैच होता। एंड इमेजिन प्लेइंग इन आईसीसी फाइनल, आईसीसी टूर्नामेंट का आपका पहला मैच, आपका डेब्यू एक आईसीसी टूर्नामेंट में, और वो भी आपका मैच निकल रहा है फाइनल। ये यूसुफ पठान के साथ हुआ है, ठीक है, जो 2007 में हुआ था। संजू के लिए ये एक बहुत बड़ा मोमेंट हो सकता था। Correct. और वो शिवम दुबे की जगह खेलते अगर खेलते तो। बट हुआ क्या कि रोहित शर्मा को लास्ट मोमेंट पे ये बात लगी कि नहीं यार, मेरे को ना चेंज नहीं करना। ही जस्ट फेल्ट इट फ्रॉम हिज गट फीलिंग कि यार मेरे को इसी टीम के साथ ही मेंटेन रखना है, एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स रियली गो। सो व्हाट हैपेंड वाज, टॉस के बाद रोहित शर्मा हैड अ डिस्कशन विद संजू सैमसन। अब वो डिस्कशन उस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं थी, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया के लिए सबसे बड़ा चीज क्या था, आपको फाइनल जीतना है, ट्रॉफी का जिंक्स तोड़ना है। रोहित शर्मा डिड नॉट ओ एन एक्सप्लेनेशन टू संजू सैमसन, एंड येट ही गेव एन एक्सप्लेनेशन टू संजू सैमसन, लाइक ही ऑलमोस्ट अपोलोजाइज्ड टू हिम कि यार मैं तेरे को फाइनल में नहीं खिला पाया, डिस्पाइट द फैक्ट कि शायद एक चांस था कि तू आज खेल सकता था, ठीक है। ही ऑलमोस्ट टोल्ड हिम नथिंग अगेंस्ट यू, तेरे टैलेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरी प्रिपरेशन में कोई इशू नहीं है, ऑब्वियसली तू कंसिडरेशन में था, इट्स जस्ट दैट कि मेरे को अभी टीम कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना। ऑलमोस्ट एक अपॉलॉजी आई थी। सो आई विल जस्ट स्टिक टू द सेम 11 जो मेरा है। अब इसमें पता है क्या है कि यहां से बाहर से देखने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं लग सकती, बट फॉर अ कैप्टन आईसीसी फाइनल, टॉस आप जीत चुके हो, 10 मिनट में आपने बैटिंग करने जाना है, ठीक है, और उस 10 मिनट से पहले भी आपने एक प्लेयर के साथ ऐसा अलग से समय बिताया जहां पे उसको काम डाउन करा कि तेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टीम कॉम्बिनेशन की आज बात थी, तभी तेरे को हमने बाहर रखा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रू लीडर।
दिस इज व्हाट अ लीडर डस, क्योंकि वहां पे उसके चाहे 11 सोल्जर्स फील्ड पे उतरेंगे, लेकिन जो बाकी जो सोल्जर्स है ना, जो बैठे हैं कि कल को अगर इमीडिएटली कुछ भी हुआ तो हमको सबसे पहले अटैक करना है, मतलब बाहर जाके अपने कैप्टन के लिए, अपनी टीम के लिए, उनको भी ये फील कराना बहुत ज्यादा जरूरी था कि भाई तू बिलोंग करता है, तेरा चांस आएगा, जो इवेंचुअली 2 साल के बाद संजू सैमसन का चांस आ गया, ठीक है। फॉर हिम टू डू दैट टू सैमसन, रोहित अगर वो ना भी करते ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज़ ही वाज नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। एब्सोल्युटली, टीम डिसीजन था, रोहित ने ले लिया, एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट इट, खत्म हो गई बात बस। फॉर हिम टू डू दैट, दैट इज अ गुड ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ अ लीडर, कि अगर आपको सच में कोई लीडरशिप में आप करना चाहते हो अपना कभी लाइफ में ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप इज नॉट समथिंग कि आप कोई किसी बिजनेस को हैंडल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। लीडरशिप इज ऑल अबाउट लोग, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, आप उनके साथ खेलते हो या किसी भी तरीके की जॉब करते हो, द मोर यू कैन टेक केयर ऑफ देम, the more you can empathize with them, the more you can understand their situation। जहां पे संजू सैमसन ने रोहित को बोला भी कि हाँ रोहित भाई, मेरे को थोड़ा बुरा लगा कि मतलब मैं नहीं खेला इस चीज, मतलब ये फाइनल में नहीं खेला, बट द पॉइंट इज, संजू सैमसन ने ये भी बात बाद में बोली थी कि रोहित शर्मा नाउ होल्ड्स अ प्लेस इन माई हार्ट फॉर एवर, बिकॉज रोहित हैड दैट डिस्कशन विद हिम एट अ टाइम जो संजू के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था, कि 10 मिनट पहले वो बंदा सोच रहा है कि यार मैं फाइनल खेल रहा हूँ, आज मैं एक आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहा हूँ, एंड आफ्टर 10 मिनट्स यू नॉट प्लेइंग, इट्स डिसअपॉइंटिंग, लाइक इट्स रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। सो ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ लीडर। अपने लोगों का ध्यान रखना जरूरी है, अपने बैंड का पूरा अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है, उनसे बातें करते रहना जरूरी है, ताकि उनका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो ठीक रहे, और कल को उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो कभी डाउन ना हो। आई थिंक इफ देयर इज एन एग्जांपल ऑफ लीडरशिप, मैं रियल लाइफ अगर एग्जांपल की बात बोलूं कि अगर कोई सीख सकता है ना किसी से, तो रोहित शर्मा ही है। मैं आई नो that I have been singing praises for him, but the point is that he has done these kind of things, and that's why we praise him। So I think Rohit Sharma is indeed a great leader, a very laid back। जब आप उसको देखोगे तो आपके अंदर कोई मतलब लीडरशिप का कोई ऐसा आपको दिखेगा नहीं, बाहर से कोई क्वालिटी होगी, but when it comes to हमेशा टीम को साथ लेके चलते हैं, absolutely बेस्ट पार्ट अबाउट हिम। बट यहाँ पर ना हमें, मुझे लगता है संजू सैमसन की भी तारीफ करनी चाहिए यार, क्योंकि ऐसी चीज को दिल पर ना लेना और इतना मतलब एक कहते हैं ना कि मैच्योरली हैंडल करना, बहुत अच्छा था सच में। एंड ही रिस्पेक्टेड हिज कैप्टन, व्हिच वाज वेरी नाइस। तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ये वाली चीज कि वो एकदम जैसे हाइपर वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ वहां पर कि ऐसा कैसे कर दिया, व्हिच आई फेल्ट। मुझे लगता है संजू सैमसन के साथ नहीं बहुत बार होता है कि जब भी टीम में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ भी, सबसे पहले वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों होता है, वो अच्छा खेले तो भी, वो खराब खेले तो भी, मतलब कोई भी कंडीशन हो, he gets out of the team। I don't know, out of nowhere ये हो रहा है उनके साथ। Honestly मैं आपको एक बात बताऊं, उसमें ना गलती संजू सैमसन की है, पहले रही है गलती, अब नहीं है। अब तो बिल्कुल एक 360 डिग्री टर्न हो गया है, एंड आई एम सो ग्लैड टू सी दैट कि मतलब वो चीज हुई है। यस, देखो आपको ना एक बात ये समझनी पड़ेगी कि इंडियन क्रिकेट में, एंड दिस इज फॉर ऑल द फैंस आउट हियर, संजू सैमसन का बहुत लॉयल फैन बेस है, जैसे MS धोनी का है, विराट कोहली का है, रोहित शर्मा का। ही हैज अ वेरी वेरी लॉयल फैन बेस, एंड वी ऑल नो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉलिटिशियंस दैट वी हैव इन आवर कंट्री, डॉक्टर शशि थरूर, ही इज अ बिग फैन हिमसेल्फ ऑफ संजू सैमसन। There is a lot of talent in him, and I'm telling you that in his early years of his career, as far as international cricket is concerned, संजू सैमसन ने नहीं परफॉर्म किया है यार। उनको जितने भी चांसेस मिले थे, he floundered, वो नहीं कर पाए थे उसमें। And one thing that we all must understand here is, इंडियन क्रिकेट में जो टैलेंट पूल आ रहा है ना, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट से नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ IPL से भी अब कह रहा हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट और IPL से जो टैलेंट पूल आ रहा है यार, अगर आपने 3-4 गेम्स में परफॉर्म नहीं करा ना, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। राइट आपके पास, अब मैं बता रहा हूँ, जो अपॉर्चुनिटी टू फेल है ना, वो नहीं है आपके पास, आपको करना पड़ेगा, आपको इमीडिएटली करना पड़ेगा। I thank the BCCI here. I'm really proud that कि BCCI ने, और जो भी टीम मैनेजमेंट रही है, चाहे वो शास्त्री कोहली का टाइम था, द्रविड़ रोहित शर्मा का टाइम था, और अब गंभीर और सूर्य कुमार यादव का टाइम है, आई एम ग्लैड दैट कि उन्होंने संजू के मतलब जो खराब परफॉर्मेंसेस थे उसके बावजूद भी उनको कहीं ना कहीं टीम के आसपास बनाए रखा, क्योंकि उनको पता था कि संजू के अंदर टैलेंट है। संजू का जो सबसे मेजर जो राइज आया ना, वो तब आया जब उनकी फर्स्ट ODI सेंचुरी लगी साउथ अफ्रीका के साथ 2023 में, और जब से गौतम गंभीर ने टेक ओवर किया ना,
तो गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को ये क्लियरली बोल दिया था कि ये कुछ मैचेस हैं, सूर्य कुमार यादव दोनों ने मिलकर बोला कि ये कुछ मैचेस हैं, इसमें तू ओपन करेगा हमारे लिए, ठीक है। तो संजू इनमें एक दो में फेल हो गया, तो संजू देन वेंट टू गंभीर उसके पास आए, बात करी कि क्या हुआ, कि मतलब तू क्यों इतना उदास बैठा। तो संजू ने बोला कि रन नहीं बने। गंभीर इज लाइक कि अगर तू अगले 21 मैच में भी अगर तू डक मारेगा मैं तेरे को तो भी ड्रॉप नहीं करूंगा। That, you know, the confidence that we spoke about, trust. you know, that basically gives all the confidence in the world to a player that he can fail, कोई problem नहीं है, but then you don't have to fail. You have to make sure कि आपको जो बंदा आप पे trust कर रहा है ना, you have to make it count. And संजू सैमसन की वो जो consistency आई है ना, वो trust की वजह से ही आई है। जो trust पहले रोहित शर्मा ने उन पे दिखाया था ना, उनको कैटेगोरिकली चीजें क्लियर करी, तेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बस टीम कॉम्बिनेशन की बात थी, मुझे एक ऑलराउंडर को खिलाना ज्यादा जरूरी है। And for Gautam Gambhir and Surya Kumar Yadav to give that, you know, consistency to Sanju Samson, to give that confidence to him, listen boss, you can be our game changer, तू कर सकता है, and we are 110% sure that you can get the job done. I think that's great. That these are the examples of leadership, मुझे ऐसा लगता है, जो सबको हर जगह पे कोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सौरव गांगुली के भी केस में देखते हैं कि उन्होंने अनिल कुंबले को बहुत ज्यादा बैक करा था। अनिल कुंबले का एक साल आया था जब उनकी इंजरीज थी, उनके विकेट्स नहीं आ रहे थे। गांगुली पुट हिज कैप्टेंसी ऑन द लाइन। उन्होंने बोला था कि अगर मैं ये टॉर नहीं जीत के आया तो आप मुझे कैप्टेंसी से हटा देना, लेकिन मैं अनिल कुंबले के बिना नहीं जाऊंगा। 2003-4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात हो रही है ये लीडरशिप के एग्जांपल्स हैं, एंड आई रियली होप दैट दिस जनरेशन, आई थिंक दे गेट टू नो अबाउट ऑल दीज एग्जांपल्स। सो आई थिंक संजू सैमसन फॉर द इनिशियल पार्ट ऑफ हिज करियर उनकी खुद की गलती थी, हम वहां पे किसी को नहीं कह सकते, एंड आई एम 110% श्योर दैट कल को if you know there is ever an instance that you get this lucky chance to have Sanju Samson in your podcast, you ask him the same question, I'm 110% sure he'll say the same thing कि हाँ मेरी गलती थी। I would love to have him here on I'm the sure podcast. you know it can happen maybe अगर हम अहमदाबाद को एक हार्ट ब्रेक जर्नी सिंबलाइज करते हैं तो बारबाडोस की जर्नी को कैसे सिंबलाइज कर सकते हैं? That's a good one actually. I think Ahmedabad not necessarily a heartbreak journey. I think it was a great journey जो towards the end बस मतलब you know heartbreak हो गया था। I would say जो बारबाडोस की जर्नी है ना, I would call it a resounding comeback. Like literally the comeback that everyone needed. Everyone. कितनी ऐसी बातें थे कि I would really you know recommend my viewers to you know do read that book because इतनी कोई बड़ी नहीं है, उसमें आपको और छोटी छोटी चीजें you know जरूर पता चलेंगी जो मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल थी। बट वन ऑफ द स्टोरीज जो मैं आपको बता सकता हूँ ना कि क्यों वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि आपको कुछ भी करके यार मतलब एक कमबैक करना ही है, आपको जीतना ही है, बिकॉज इट वॉज गेटिंग लाइक उन्हें एक टोल बनना शुरू हो गया था, एक ना टैग मिलना शुरू हो गया था इंडिया को कि साउथ अफ्रीका थोड़ी चोकर्स है, वो तो असली चोकर्स तो इंडिया है कि सेमीफाइनल फाइनल में जाके हार जाता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो कई बार ऐसा हो रहा था कि कुछ कुछ टूर्नामेंट्स में पहले ही बाहर हो जा रहा था। तो इंडिया को एक चोकर्स का टैग मिलना, आई थिंक दैट वाज टर्निंग आउट टू बी एक शेम की बात हो रही थी कि नहीं यार इंडिया चोकर्स नहीं है, इंडिया कर सकता है वो चीज। सो आई थिंक उसमें जो एक इंडिया को जो एक सबसे बड़ा पॉइंट था उस टूर्नामेंट से जस्ट पहले वो ये था कि 2023 का जो पूरा साल था, जो भी इंडिया की T20 टीम थी उसमें उनके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, क्योंकि रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने स्पेसिफिकली ब्रेक ले लिया था कि हम जो 2023 में T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि 2023 में वनडे वर्ल्ड कप है, तो हमको तैयार रहना है, हमको फिट रहना है और हमको रेस्टेड भी रहना है, ठीक है। तो अभी हम न्यू कमर्स को चांस देते हैं T20s में। तो हार्दिक पांड्या ने कैप्टन करा। अनफॉर्चुनेटली हार्दिक पांड्या को एक इंजरी हो गई जो कि काफी लॉन्ग टर्म इंजरी थी। 2023 के वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश के खिलाफ पुणे में जो मैच था वहां पे उनको एंकल इंजरी हुई और वो तब से लेके तकरीबन 3-4 महीने के लिए बाहर हो गए थे, 4-4.5 महीने के लिए। विच मीन्स कि जब आपने दोबारा से T20 क्रिकेट खेलनी शुरू करी तो आपको कोई कैप्टन चाहिए था। तो जो इंडियन क्रिकेट में एक जो माइंडसेट था ना और जो बिलीफ था वो ये था कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर डन विद T20s। वो नहीं मतलब अब आपको एक नहीं खेल पाएंगे और आपके जो यंग प्लेयर्स हैं उनको ही एक अब चांस मिलेगा। आउट ऑफ नोवेयर एक कमबैक होती है रोहित शर्मा की और विराट कोहली की, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डिसीजन इन हाइंडसाइट, क्योंकि जहां पे एक जो
कीननेस दिखाई गई, एक जो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाई गई ना कि आपको वर्ल्ड कप जीतना है, आपको वर्ल्ड कप जीतना है, आपका माइंडसेट चेंज हो चुका है, आपकी जो अग्रेसिवनेस है वो चेंज हो चुकी है, यू हैव टू विन द टूर्नामेंट नाउ। आई थिंक वहां पे रोहित शर्मा की जो वापसी हुई ना, उसने कहीं ना कहीं एक बात ये दिखा दिया कि इंडिया दोबारा से एक्सपीरियंस पे जा रहा है। अब वो कोई मजबूरी नहीं है कि इंडिया मजबूरी की वजह से एक्सपीरियंस पे जा रहा है क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड है। आई थिंक it just became a necessity for Indian team that you would need experience now. Right. And I'll tell you कि वो जो experience का जो एक सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि एक example जो literally breathtaking example था, वो हमको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही देखने को मिला 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। Correct. Absolutely. Yes, ठीक है। वो जो इनिंग्स थी ना रोहित शर्मा की 92 of 41 balls, I clearly remember, मैंने उसको बॉल बाय बॉल देखा था। I remember that मिचेल स्टार्क का ओवर जिसमें तकरीबन 28-29 रन रोहित शर्मा ने उनको मारे थे। यार वो होता है माइंडसेट जिसके साथ आप जाके खेल रहे थे। आपको पता है कि जो आपका पार्टनर है विराट कोहली, उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, ठीक है, वो जल्दी जल्दी आउट हो जा रहे हैं हर मैच में। तो रोहित शर्मा उसकी वजह से शेल में नहीं गए। उनको पता था कि मैं कैप्टन हूं, मैं लीडर हूं, मेरे को ही इस टीम को गाइड करना है, एंड देयर इज नो बेटर मैच देन द ऑस्ट्रेलिया मैच कि मैं टीम को गाइड करूं, ठीक है। वहां पे वो गए और उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जो बेस्ट बॉलर्स थे, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, जिन ट्रियो का हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, आपने मैच काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया से पहले 8-10 ओवर में ही छीन लिया था। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि ऋषभ पंत ने शायद एक आधा रन मारा था और टीम का स्कोर 52-53 था और रोहित शर्मा की 50 हो चुकी थी तब तक 16-17 बॉलों में, ठीक है। तो वो एक अलग तरीके की डोमिनेशन थी। और पता है क्या है, मुझे आज भी एक बात ऐसी लगती है, वो रोहित शर्मा की जो इनिंग्स थी ना, आप चाहे उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मान सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे जो 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था ना। हाँ, एक्चुअली आई फेल्ट द सेम एट दैट पॉइंट कि ये ना गुस्सा निकाल रहा है अपना पूरा। या किसी भी इंडियन फैन को लग सकता है जो लिटरली इंडियन फैन बहुत ज्यादा क्रिकेट देखता है, उसको लगेगा कि यार भाई ये तो हमको चाहिए ही था, बिकॉज जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने आपको कूटा था ना 19 नवंबर 2023 को, हमको ये चीज चाहिए ही थी, चाहे कुछ भी गिना हो जाए। सो इट वाज सो गुड टू सी दैट कि इंडिया जब भी ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करता है ना, सबको अच्छा लगता है। और जिस तरीके से आई थिंक इंडिया ने उस टाइम पे डोमिनेट किया था, दैट टर्न्ड आउट टू बी लाइक अ ग्रेट थिंग। दैट इज अनदर सैटिस्फैक्शन लेवल, आई वुड से। ट्रू, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बेंचमार्क माना जाता है ना क्रिकेट में कि भाई ये भी जीत लिया, वो भी जीत लिया। मल्टीपल वर्ल्ड कप्स उन्होंने साथ जीते, 1999, 2003, 2007, 2011 ने जीता, फिर 15 भी जीत लिया, फिर 19 ने जीता, फिर 23 भी जीत लिया, उससे पहले 87 का जीता था उन्होंने। सो आई थिंक इट वाज एग्जेम्पलरी कि जो अहमदाबाद का हार्ट ब्रेक हुआ था ना, वहां पे अप्रोच की कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। उस दिन आप बस अच्छा नहीं खेले थे, लेकिन ओवरऑल आपकी जो अप्रोच थी ना, जो माइंडसेट था, वो चेंज हो चुका था। एंड इट वाज द बर्थ ऑफ अ न्यू इंडिया, इट वाज द रीबर्थ ऑफ अ न्यू इंडिया। और वो जो रीबर्थ था ना, वो हमको कहीं ना कहीं बार्बाडोस में देखने को ही मिला, कि जहां पे आपने फाइनल जीता, और फाइनल से पहले जो ऑस्ट्रेलिया वाला गेम था ना, दैट लेड डाउन द मार्कर फॉर इंडिया कि बॉस हम तो ऐसे ही खेलेंगे, तुमको चाहे जो करना है करो, हम हार गए तो हार गए, ठीक है, वील लूज टू अ बेटर टीम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी आर हियर टू विन। सो या फॉर अहमदाबाद probably the biggest heartbreak in Indian cricket, one of the biggest heartbreaks, but the 2024 was the comeback that everyone needed, everyone. Correct. So इस पर्टिकुलर जर्नी में फ्रॉम अहमदाबाद टू बार्बाडोस, सबसे इंस्पायरिंग प्लेयर आपके लिए कौन थे? I think we have obviously spoken a lot about रोहित, ठीक है, तो उसमें बहुत ऐसा हुआ है कि रोहित के तो आई थिंक बहुत केसेस आ चुके हैं इसमें, जिसमें हम मल्टीपल एग्जांपल्स ले चुके हैं। विराट कोहली का भी केस ऐसा था कि पूरा टूर्नामेंट उन्होंने परफॉर्म ना करा, फाइनल में बस जब इंडिया को जरूरत थी झंडे गाड़ दिए थे, तो उन्होंने मतलब लिटरली झंडे गाड़ दिए थे। आई थिंक जो इंस्पायरिंग स्टफ था ना मेरे लिए सबसे ज्यादा इस थ्रू आउट द इस जर्नी में, दैट वाज टू सी ऋषभ पंत बैक ऑन द फील्ड। आई थिंक ऋषभ पंत की लाइफ लिटरली मैं कई बार देखता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। उन्होंने 2022 के एंड में एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट उनको फेस हुआ, एंड मतलब उसके बाद वो पता नहीं क्रिकेट खेल भी पाते या नहीं खेल पाते। कितनी अच्छी उनकी किस्मत थी कि उनका जितना भी डैमेज हुआ, उसके बाद उनकी रिकवरी इतनी फास्ट हुई ना कि वैसे तो उसकी वजह से उनको साल सवा साल का क्रिकेट मिस भी करना पड़ा, बट यार उनकी जिस तरीके की रिकवरी हुई ना, एंड फॉर हिम टू कम बैक
टू इंडियन क्रिकेट सेटअप, दैट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ इंस्पायरिंग। उन्होंने अपनी फिटनेस पे पूरा वर्क करा। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे वो खुद चल नहीं सकते थे बिना हेल्प के, क्योंकि उनके लिगामेंट टेयर हो गया था दोनों लेग्स में। फिर दैट वाज एन इशू कि जो उस एक्सीडेंट ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। बहुत मेजर एक्सीडेंट था वो। एग्जैक्टली मतलब वो बच गए। आई थिंक वही भगवान का शुक्र है कि वो उनकी लाइफ सही सलामत थी। बिकॉज जब भी कोई ऐसी खबर आती है ना मीडिया फील्ड में, तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले पता है क्या करते हैं, वो किसी से एम्पथाइज बाद में करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि अच्छा तो इसका मतलब वो इंडिया के लिए ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं। जब भी कोई ऐसी चीज आती है ना, सबसे पहले मेरा रिएक्शन एटलीस्ट उसमें मैंने ये देखा रहता है, यार इज ही ओके, इज ही आउट ऑफ इफ ही इज आउट ऑफ डेंजर ना, चलो अब क्रिकेट की बात कर लेते हैं। बट इफ ही इज नॉट आउट ऑफ डेंजर ना, तो मेरे को लगता है कि यार नो, ही नीड्स टू गेट बैक टू हिज ओन 2 feet एंड देन वी विल सी कि मतलब उसके बाद क्या हो सकता है। ऋषभ पंत की एक बात बहुत अच्छी थी कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था, फिर रोहित शर्मा उनसे कंसिस्टेंटली बात कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत 2023 का वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे क्योंकि वो इंजर्ड थे वो एक्सीडेंट की वजह से। तो उन्होंने रोहित शर्मा को एक बात प्रॉमिस करी थी कि भैया जब मैं वापस आऊंगा ना फील्ड पे, तो मैं आपको एक वर्ल्ड कप तो जिता के ही दूंगा, चाहे कुछ भी ना हो जाए, ठीक है। 2024 में जब वो आए तो आईपीएल के थ्रू उन्होंने कमबैक किया अपना, उनकी फिटनेस ठीक थी, और उसके बाद उनको इंडियन कलर्स में उस टाइम पे देखना, दैट वाज लिटरली इंस्पायरिंग फॉर एनीवन एंड एवरीवन। बिकॉज किसी को उम्मीद नहीं थी यार, मतलब हमको नहीं उम्मीद थी कि उनकी फिटनेस कैसे मतलब उनका साथ देगी। मल्टीपल इंजरीज हुई हैं, पता नहीं कितना वो फील्ड पे सस्टेन कर पाएंगे। सो इट वाज सो गुड टू सी हिम इन द फील्ड एट दैट टाइम। उन्होंने इंडिया को क्रूशियल मैचेस जितवाए भी। पाकिस्तान के अगेंस्ट वाला जो मैच था, अगर उनका 40 ऑड नहीं आता तो इंडिया शायद वो मैच नहीं जीत पाता। जो इंडिया ने 120 मारे थे, वो शायद इंडिया 70-80 पे ही ऑल आउट हो जाता। बिल्कुल। फिर उसके बाद इवन सेमीफाइनल में भी इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने क्रूशियल 25-30 रन मारे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर फाइनल में तो उन्होंने, वो तो कलाकारी थी जो उन्होंने करी थी, एंड आई एम श्योर हम सबको पता है, दैट वाज ग्रेट। पता है उसको, पता नहीं कैसे, सीरियसली पता है, लोग उसको एक्टिंग कहते हैं, कुछ कहते हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, उसको ना गेम सेंस कहते हैं। आपको पता है कि फटाफट यार पिछले ओवर में 25 रन आ चुके हैं, हेनरिक क्लासन छक्के पे छक्के मार रहा है, अब क्या करें। तो आपको गेम को स्लो डाउन करने का मतलब है कि आपने एक फेक इंजरी को, मतलब आपने एक इंजरी को फेक कर लिया उस टाइम पे, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ गेम चेंजिंग थिंग, ठीक है। उसके बाद आपके बॉलर्स ने ही जो काम किया सारा का सारा किया, बट टैक्टिशियन तो बनना था ना। करेक्ट। सो ऋषभ पंत आई थिंक वाज थ्रू आउट द कैंपेन वेरी इंस्पायरिंग, अ वेरी जॉली फिगर आल्सो ऑन द फील्ड, कि थोड़ा टीम का माहौल बहुत अच्छा बना के रखते हैं। बट आई कैन टॉक अबाउट मेनी प्लेयर्स है। जसप्रीत बुमराह की मैं बात कर सकता हूँ, अर्शदीप सिंह की बात कर सकता हूँ, कुलदीप यादव की बात हो सकती है। अक्षर पटेल वाज द अनसंग हीरो ऑफ दैट इंडियन T20 वर्ल्ड कप विन, राइट। बट फॉर मी आई थिंक नथिंग शॉर्ट ऑफ ऋषभ पंत्स कमबैक स्टोरी। साल भर मतलब पूरा बेड पे रहना, फिर उसके बाद हेल्प के थ्रू चलना, फिर अपनी फिटनेस पे अमेजिंगली काम करना, बीसीसीआई का पूरा सपोर्ट होना। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वंस अगेन अ लीडरशिप एग्जांपल ऑफ रोहित शर्मा, कि अपने प्लेयर के साथ वो टच में रहे, ताकि उसका मोटिवेशन बना रहे कि नहीं यार तू फटाफट ठीक हो, वी नीड यू, द इंडियन क्रिकेट सेटअप नीड्स यू। सो फॉर हिम टू मेक अ कमबैक, और आते ही अपने पहले टूर्नामेंट में इंडिया को एक टाइटल जितवाना, I think that's really inspiring. पता है जब मुझे पता चला था that ऋषभ पंत is going to play, yeah, ये बहुत, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी एक्साइटमेंट वाला, बट बहुत डिफरेंट मोमेंट था मेरे लिए भी, क्योंकि the same I felt when युवराज सिंह was diagnosed with cancer. Yes. ठीक है कि यार how he might be managing everything. बहुत मतलब युवराज सिंह हमारे टाइम पे एक बहुत जबरदस्त प्लेयर हुआ करते थे। आई स्टिल रिमेम्बर दोस 6 बॉलों पे 6 छक्के, कोई नहीं भूल सकता मुझे लगता है आज तक भी, ठीक है। और उसके बाद ये न्यूज और मतलब ये सब चीजें, वो एक अलग ही एक मुझे लगता है मोमेंट था जब हम लोग बहुत ऐसा फील कर रहे थे कि यार ये क्यों हो गया, ठीक है। एंड व्हेन ही मेड अ कमबैक एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक, तो तब भी एक ऐसी फीलिंग आई थी, एंड द सेम आई फेल्ट व्हेन ऋषभ पंत मेड अ कमबैक। तो मुझे लगा यार क्या हो गया ये, बिकॉज आई वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग हिम कि ये इतनी जल्दी कमबैक करेंगे। इनफैक्ट मेरे माइंड में था कि शायद अब ये नहीं आएंगे वापस, ये नहीं खेलेंगे, बिकॉज द सिचुएशंस ही वेंट थ्रू वो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। तो यस, आई टोटली एग्री कि वो बहुत बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट था सभी के लिए। Absolutely. बहुत कुछ सीखना चाहिए लोगों को उनसे, क्योंकि फिजिकली रिकवर करने से पहले मुझे लगता है वो मेंटली रिकवर कर गए,
जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे। एब्सोल्युटली, आई थिंक किसी भी तरीके का कोई भी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो या कोई इंसिडेंट हो, चाहे फैमिली में किसी का लॉस हो या आपको कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है, जो सबसे पहले चीज आप पे टोल लेती है ना, वो आपका माइंड होता है, क्योंकि वो इंजरी तो रिकवर हो जाएगी, वो अभी नहीं होगी तो 6 महीने में हो जाएगी, साल भर में हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जो वो आपके मेंटल उस पे टोल लेता है ना कि यार पता नहीं, मतलब मैं कैसे करूंगा, या मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैं तो अपने प्राइम पे अभी खेल रहा था इंडियन टीम के लिए, मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था, क्यों हुआ ये मेरे साथ। मतलब वो एक कहीं ना आपके अंदर एक वो वाली फिर भावना भी आनी बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है कि लाइफ हैज बीन अनफेयर, या फिर ये है या वो है। सो आई थिंक फॉर हिम टू हैव दैट काइंड ऑफ मेंटल टफनेस, आई वुड रियली से कि मतलब जो ये इंडियन टीम थी ना, मोर देन द फैक्ट दैट कि दे वर डेस्टिन्ड टू लेट्स से विन दिस T20 वर्ल्ड कप, दे वर हंग्री टू विन। जो वो हंगर होता है ना, सबके पास ना कोई एक वजह थी। रोहित शर्मा के पास एक वजह थी, विराट कोहली के पास एक वजह थी, ऋषभ पंत के पास तो कितनी बड़ी वजह थी। आई थिंक सबसे बड़ी वजह उनके पास थी कि मुझे फील्ड पे आना, टू फील दैट ग्राउंड, टू फील द स्टेडियम, टू फील द फैंस देयर जो आपके लिए चीयर कर रहे हैं। आई थिंक ऋषभ पंत के लिए वो सच में एक बहुत इमोशनल मोमेंट रहा होगा कि यार चलो मैं आया दोबारा से उस काम को करने के लिए जो मेरे को बहुत पसंद है, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए वो काम करना। दैट्स एग्जेम्पलरी। मतलब देखो सबके पास कोई ना कोई रीजन था। बुमराह के पास रीजन था, अक्षर पटेल के पास था, सबके पास कोई ना कोई सेटबैक था, कोई ना कोई इशू था। जस्ट वो होता है ना कि सारे पत्ते एक तरीके से बैठ गए इंडियन टीम के लिए। ओके, सो सबसे ज्यादा गूज़बम्प्स देने वाला मोमेंट कौन सा था इस पूरी जर्नी में आपके लिए? I think I don't even need to name it, and I'm sure even the viewers will understand. Long off. Surya Kumar Yadav. There's nothing more that we can talk about. Absolutely. Getting goosebumps out of that. यार पता है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, एंड आई एम श्योर मेरे को बहुत गालियां पड़ेंगी इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा। Working at India Today at that time. So, just a day before the match, okay, there was a video that was being shot by one of the junior members of our team, and he was taking everyone's predictions that so and so, sir, what do you think? Who will win the final? What do you think will win the final? Out of, I think, maybe the only 20-25 odd people, including the both Hindi and English team, I was the only one to say that South Africa is going to win. Acha. Yes. Now, don't kill me, okay? So I'm feeling bad about it. Yeah, I can understand. So, see, my thing was only tactical only. So, from the perspective that I was thinking, the only reason I felt why South Africa is going to win, because I felt that South Africa really have a little more balance in their team as compared to India. Okay, as as far as the conditions were concerned, साउथ अफ्रीका स्पिन बहुत अच्छा खेलता था। हेनरिक क्लासन ने ऑलमोस्ट अक्षर पटेल से मैच छीन ही लिया था, ठीक है। तो वो कुलदीप यादव को भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, क्योंकि हेनरिक क्लासन जो है ना, वो कुलदीप यादव को पहले भी बहुत मार चुके थे। ये बात मतलब ही फैंसीज प्लेइंग स्पिन। तो और एक जो रीजन था सबसे बड़ा, वो ये था कि इंडिया ने फिर भी आईसीसी टाइटल जीते थे 2007 का, 11 का, 83 का। साउथ अफ्रीका ने तो उससे पहले बस एक टूर्नामेंट जीता हुआ था, नॉकआउट कप 1998 में जो हुआ था, जिसको अब हम चैंपियंस ट्रॉफी कहते हैं, उसको पहले हम नॉकआउट कप कहते थे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि साउथ अफ्रीका इज मोर हंग्री देन इंडिया, क्योंकि वो फाइनल में पहुंचे हैं, अब वो इस मौके को नहीं जाने देंगे। सो एवरीवन सेड दिस थिंग दैट गुलाटी, यू कैन नॉट, they used to call me Gulati at that time, कि भाई तू ये नहीं कह सकता, you are an Indian and you have to. And मैंने बहुत सर चढ़ के ये बात बोली थी कि मैंने बोला, बॉस, more than being an Indian, I am a media person. My job is not to take sides here. My job is to tell you कि मेरे को क्या लगता है कि कौन जीतेगा, ठीक है। मेरे लिए emotion is not going to come in between. When I'm done with all of that, और अगर मैं कल को कुछ अपना नॉर्मल काम कर रहा हूँगा जो थोड़ा हटके होगा, तब you can get the emotion out of me like it is being done here, ठीक है। जब मैं उस टीम के साथ काम करता था तो वो लोग अपना इमोशन बीच में लाते थे, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सबका इसमें अपना अलग होता है। आई वाज वेरी श्योर कि मैं अपना इमोशन कभी बीच में नहीं लाऊंगा। मेरे लिए मेरी नॉलेज आएगी पहले, मेरी जो मैच रीडिंग है वो आएगी, मेरे जो मैचअप्स हैं वो सब आगे आएंगे, उसके बाद कभी अगर इमोशन आना होगा तो फिर कभी आएगा। तो मेरे को बहुत सुनने को मिला उस चीज में, अगर देखा जाए तो मैंने वहां पे एक ही चीज करी कि मैं चुप करके अपना मैच देखता रहा। एंड मैं बता रहा हूँ कि जब वो हेनरिक क्लासन का, जब उन्होंने अक्षर पटेल को 20-25 रन मारे ना उस ओवर में, one of the senior guys of my team, he came up to me and he said,
यार गुलाटी तेरी प्रेडिक्शन तो सच हो जाएगी यार, तू इकलौता कह रहा था कि भाई साउथ अफ्रीका जीतेगा। तब पता क्या हुआ, तब मैंने उसको बोला कि मैंने बोला ना अभी मत सोचो ऐसा कुछ, साउथ अफ्रीका मे हैव द अपर हैंड, दे हैवंट वन येट, ओके। अभी बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, अर्शदीप सिंह है, तो इंडिया के 3 बेस्ट बॉलर्स हैं डेथ ओवर्स के। अभी भी इंडिया को काउंट आउट मत करो। बहुत मजा आया इंडिया वहां से जो जीतना शुरू हुआ ना, फिर तो हम सबको पता था कि जो वो लास्ट ओवर से पहले आई थिंक जो अर्शदीप सिंह ने जो पेनल्टीमेट ओवर डाला था ना, वो एग्जेम्पलरी था, लाइक वन ऑफ द बेस्ट ओवर्स दैट आई हैव सीन इन T20 वर्ल्ड कप्स। यॉर्कर पे यॉर्कर, स्लोअर बॉल, उन्होंने केशव महाराज को अच्छे से हैंडल किया था बहुत ज्यादा। What turned out to be good was जो सूर्य कुमार यादव का वो कैच था ना यार, आप 1 सेकंड के लिए देख रहे हो नहीं भाई प्लीज ये टच नहीं होना चाहिए रोप्स को, कुछ भी क्यों ना हो जाए, that doesn't really need to happen because you have to win, ठीक है। अगर डेविड मिलर आउट ना होते तो साउथ अफ्रीका जीत चुका होता वो T20 वर्ल्ड कप 110%। अगर वो छक्का हो जाता, इंडिया वुड हैव बीन डन, मतलब गेम खत्म हो जाती इंडिया के लिए। उस मोमेंट पे आई थिंक मेरे को बहुत टाइम के बाद ऐसा फील हुआ कि आपकी जो सांस है ना वो रुकी है, आपका जो आप 1 सेकंड के लिए नम हो गए हो, आपको नहीं पता कि आपके आसपास कौन है या क्या हुआ था। तो जैसे ही वो कैच ली ना, तो बहुत सारे लोगों का आउटबर्स्ट हुआ वहां पे, ये वो डीप डाउन आई जस्ट न्यू इट। जब वो चीज हुई ना, तो डीप डाउन मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अब इंडिया जीत गया, अब इंडिया यहाँ से नहीं हारेगा। सो आई थिंक द बेस्ट मोमेंट, मतलब जो लिटरली जो जो ब्रेथ टेकिंग मोमेंट था ना इस वर्ल्ड कप का, दैट वाज द सूर्य कुमार यादव कैच। इट वाज ऑल डाउन टू स्किल एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो एक ऐसी प्रेशर सिचुएशन में रखना जब आप पे 130 करोड़ 140 करोड़ लोग आप पे निगाहें बिठा के रखे हैं कि भाई अगर तूने छोड़ी आज तो तू गया, आज तो हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तेरे को मतलब सोशल मीडिया पे उनका अगर बस चलता ना, अगर सूर्य कुमार यादव वो कैच ड्रॉप कर देते ना, वो सूर्य कुमार यादव को सोशल मीडिया पे मार देते। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो यही करते हैं उनके साथ। सो यार आई थिंक इट वाज जस्ट सो गुड। और बाद में उस पर बहुत वो हुआ था, बात हुई थी कि जानबूझ के जो रोप्स है ना वो हल्का सा पीछे करी गई थी इंडियन टीम को फेवर करने के लिए। अरे भाई मैं रियली आई जस्ट वांट टू आस्क अ लॉट ऑफ पीपल हियर, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को जीतता है तो वाह वेस्टर्न कंट्रीज ने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। जब इंडिया को जीतता है तो साला उसमें ये बात अचानक से कहां से आ जाती है कि इंडिया को फेवर किया गया। और सबसे बड़ी बात इंडियंस ही होते हैं ये बोलने वाले। एग्जैक्टली, एंड इट इज लाइक सो डिसअपॉइंटिंग टू हियर दिस। यार सेलिब्रेट कर लो यार, जीत गए हैं। आपको अगर नहीं सेलिब्रेट करना ना तो सो जाओ चुप करके, नोबडी केयर्स अबाउट यू, सीरियसली। आपको ये जो फालतू की बातें जो कई बार बहुत ज्यादा आती है ना, मुझे इतना गलत लगता है ये देख के कि यार हमारे लड़के इतनी मेहनत करते हैं, फील्ड पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर वो कल को हारे तो हाँ क्रिटिसाइज करो, बनता है उनका क्रिटिसाइज करना, हमारा बनता है, मेरा बनता है, आपका बनता है, हम सबका बनता है। लेकिन जब वो जीत रहे हैं ना, जब वो ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे आने की ऑलमोस्ट बराबरी कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो भाई उनको अप्रिशिएट करो यार, प्लीज। मतलब डोंट बॉग देम डाउन। अगर आप वो चीज करोगे ना तो वो बहुत ज्यादा गलत होगा। बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। मतलब वो लोग भी सोचते होंगे ना कि हम लोग पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद हमें ये सब सुनने को मिलता है। एग्जैक्टली, यस ऑफ कोर्स उनके लिए भी बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। सो दैट कैच, all down to skill, all down to presence of mind, all down to him, Surya Kumar Yadav, having that relaxation in himself, हो जाएगा, मैं कर लूंगा, and he did it. And आई थिंक उसके बाद से मतलब जो इंडियन क्रिकेट का जो नक्शा है ना वो बिल्कुल पलट सा गया है। वो कैच कितनी जरूरी थी, हर छोटी छोटी मूवमेंट्स कितनी जरूरी थी। रोहित शर्मा का फॉर्म में रहना जरूरी था, विराट कोहली का वो 50 मारना बहुत जरूरी था, ऋषभ पंत का वो इंजरी टाइम ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी था, बुमराह का स्पेल कितना जरूरी था, हार्दिक पांड्या, मतलब उस टूर्नामेंट से पहले उस बच्चे पे आपने इतना ज्यादा मतलब जुल्म ढाया, इतना ज्यादा उनको बोझ मिले, छपरी कहने को मिला, ये कहने को पता नहीं क्या प्रेशर क्रिएट किया हुआ था, बहुत गंदा बोला यार। एंड उस टाइम, बल्कि उस टाइम पे मैं जो फॉरेन प्लेयर्स है ना, मैं उनके यहाँ पे दाद दूंगा, उन्होंने बाहर आके ये बात बोली थी, यार तुम जिस हार्दिक पांड्या को भी बू कर रहे हो, 2 महीने के बाद T20 वर्ल्ड कप है, तुम उसके लिए चीयर करोगे यार। सो मतलब फैंस आर फिकल, तो वो क्लियरली वो फैंस खुद ही प्रूव कर देते हैं ये चीज। सो इट्स ओके। सो आई थिंक ठीक है, इट इज लाइक आई सेड कि स्टार्स अलाइन हुए थे, बट यार हर मोमेंट की ना अपनी एक
स्टोरी है, जैसे सूर्य कुमार यादव के केस में है, ऋषभ पंत के केस में है, सबकी सब प्लेयर्स की। दैट्स द थिंग, इवन संजू सैमसन ने एक मैच नहीं खेला बट येट ही इज अ स्टोरी ऑफ दैट T20 वर्ल्ड कप। सो डू यू थिंक इस पूरी जर्नी पे जो हमने अभी बात की, इस पे एक मूवी बननी चाहिए ताकि लोगों के सामने वो चैलेंजेस, वो पर्सपेक्टिव दिखे जो लोग देख ही नहीं पा रहे अभी तक? यार आई थिंक मूवी तो नहीं बट डॉक्यूमेंट्री 100%। और मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट्री क्यों बननी चाहिए, बिकॉज देखो सारी की सारी बात जो है ना आजकल वो है स्टोरी टेलिंग की, कहानी की, ठीक है। कहानी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। संजू सैमसन की एक कहानी थी, अभी हमने डिस्कस किया, ऋषभ पंत की थी, सूर्य कुमार यादव की कैच की एक कहानी थी, ठीक है। अगर आप बिहाइंड द सीन्स की कुछ ऐसी कहानियां ला सकते हो ना उस T20 वर्ल्ड कप की, दैट वुड मेक फॉर अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट्री 100%। मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं कि मैं यशस्वी जो मेरा बुक का पार्टनर है, मैंने उसको भी यही बात बोली थी कि तू देख लियो, इंडिया अब 2024 के बाद से जो भी जीतेगा ना, पता है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो हमेशा 2024 ही रहेगा। 100%। इट विल ऑलवेज स्टे लाइक दैट। जो आपकी बुक है वो भी रेलिवेंट रहेगी, जो इंडिया की विन है वो तो जरूरत से ज्यादा रेलिवेंट रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि 2024 अगर ना हुआ होता ना तो 25 भी ना होता, शायद 26 भी ना होता। हो सकता है होता, बट हो सकता है शायद ना होता, क्योंकि 2013 के बाद से जो आप 11 साल का हार्ट ब्रेक आप सफर कर रहे थे ना, कर रहे थे एक्चुअली अपने साथ, वो फाइनली वहां पे खत्म हुआ। तो एक्सेस बैगेज था, वो द मंकी ऑफ द बैक जो था वो कहीं ना कहीं हट गया था। सो 2024 विल ऑलवेज लाइक स्टे एज वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट मोमेंट्स, और स्वीटेस्ट में नॉट बी द राइट वर्ड, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रिलीफ कर दिया था जिसने आपको एज इंडियन फैंस कि चल शुक्र है यार ये विन हुई, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आपको ICC टाइटल जीतना बहुत जरूरी था। राइट, वेरी ट्रू। तो अगर मान लो इस पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनी, क्या नाम होना चाहिए उसका? बुक का नाम तो ऑलरेडी है, द फ्रॉम अहमदाबाद टू बारबाडोस द ग्रेट इंडिया रिडेम्पशन। दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अगर इसका कुछ नाम होता ना, आई वुड से 15 Men Countless Stories. I think that should be the name of this documentary, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं यार इसमें, और वो होनी चाहिए। आई थिंक हर प्लेयर का मोर देन, पता क्या होता है कि जितनी कहानियां होती है ना उतना कहीं ज्यादा इमोशन भी फिर उस चीज में आ जाता है। एंड आपको लॉजिक जरूरी नहीं है कि आपको लॉजिक चाहिए, आपको चाहिए कि आपको कहानी अच्छी मिलनी चाहिए। आई रियली होप कि अगर BCCI एंड मे बी अगर कोई ब्रॉडकास्टर अगर इस चीज को परस्यू करने की कोशिश करता है, तो जितना बिहाइंड द सीन्स स्टफ अगर आप आगे ला सकते हो ना, कि अगर मान लो कोई प्लेयर किसी क्रूशियल मैच में जल्दी आउट हो गया, तो ड्रेसिंग रूम में जाके उसका मूड क्या था, क्या वो उठा के बैट फेंक रहा था, गालियां दे रहा था, अगर अपने को कोई ऐसी फुटेज देखने को मिल जाए या अगर कोई ऐसी स्टोरीज अपने को मिल जाए ना देखने के लिए, सो लाइक आई सेड कि लोग तो 15 ही थे लेकिन कहानियां अनेक थी। तो वो वाली बात एक हमेशा रहेगी। नाइस। सो क्योंकि अब हम ड्रेसिंग रूम की बात पे आए हैं, तो क्या ड्रेसिंग रूम के ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको लगता है कि फैंस तक जरूर पहुंचने चाहिए, या कुछ ऐसे क्रेजी वियर्ड मूवमेंट्स जो बहुत अच्छे लगे आपको, जो आपने एक्सपीरियंस किए? आई थिंक फॉर अस एज मीडिया पर्सन सब तो वो एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइट प्रोटोकॉल है, बहुत ज्यादा ही लाइक चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं BCCI के एंड से। बट या इट्स गुड ऑल्सो, क्योंकि उनको भी अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना है। आई थिंक मेनी स्टोरीज लाइक मैंने खुद उसको अप एंड क्लोज जैसे देखा है। मैंने एक IPL के टाइम पे स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा देखा था कि एक टीम एटमॉस्फेयर कितना अच्छा रहता है, या फिर इवन इंडियन क्रिकेट के सेटअप में भी मैंने बहुत, मतलब जितना भी देखा है वो बहुत कम देखा है, क्योंकि आप फील्ड पे तो रहते हो बट आप ड्रेसिंग रूम के उतना पास कई बार नहीं जा पाते। जैसे IPL में एक जो मैंने देखा था वो ये था कि मैंने डेविड मिलर का एक बार इंटरव्यू किया था 2018 में, एंड व्हाट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड थिंग फॉर मी वाज कि वहां पे इंदौर में था वो मैच, होलकर स्टेडियम में, पंजाब किंग्स और इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद मुंबई इंडियंस का मैच था, ठीक है। पंजाब किंग्स का इंदौर कुछ टाइम के लिए अडॉप्टेड होम ग्राउंड था, सो आई वाज वन ऑफ द डेजिग्नेटेड मीडिया रिपोर्टर्स फॉर दैट मैच। सो मेरी वहां पे उनके जो मीडिया मैनेजर हैं उनसे सांठ गांठ बैठी थी, और उन्होंने डेविड मिलर का इंटरव्यू मेरे लिए फिक्स करवाया था। यूजुअली क्या होता है कि कभी कोई ऐसे इंटरव्यूज होते हैं ना, वो आप थोड़ा साइड लाइन्स पे लेते हो, थोड़ा आराम से साइड में बैठ के लेते हो। मैंने वो पंजाब किंग्स के प्रैक्टिस सेशन के टाइम पे वो इंटरव्यू लिया था, मतलब मेरे सामने मैं यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा हूँ और मेरे से 2 कदम की दूरी पे क्रिस गेल नेट्स में छक्के मार रहा है, और बाकी मैं वहाँ पे टीम बॉन्डिंग की जो मैं प्रैक्टिसेस देख रहा था ना जो भी थी, वो बहुत अच्छी थी कि कैसे कोच टीम को
टीम से नॉर्मल फन वे में बातें कर रहा था, कोई ऐसा सीरियस नहीं था वहां पे, बट बहुत छोटी छोटी कहानियां थी जहाँ पे डेविड मिलर भी मेरे को इंटरव्यू के बीच में ही मतलब वो बहुत बता रहे थे कि वो क्या यहाँ पे मतलब चीजें करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट ही लाइक्स टू डू एज एन इंडियन, कैसे माहौल थोड़ा चिल रहता है, सब एक दूसरे से जोक करके जा रहे हैं, फनी वे में किसी को पोक करके जा रहे हैं. सो लाइक ऑब्वियसली देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई कैन नॉट से हियर बिकॉज वो कई बार थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज में भी आ जाता है, बट इट वाज लाइक वेरी फनी आल्सो. सो आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट दैट आई वुड रिमेंबर. वो बहुत क्रेजी था इसलिए क्योंकि यार अभी आपसे 2 कदम की दूरी पे क्रिस गेल छक्के मार रहा है, थोड़ा सा बॉल इधर उधर जाएगी और आपको लग जाएगी. सॉरी. सो I think that was like really good, and that is I think one of the things. And secondly यार जो एक मेरे लिए बहुत crazy से ज्यादा I think कहीं ना कहीं बहुत best moment था ना, वो ये था, रविचंद्रन अश्विन की हम बहुत बात करते हैं, ठीक है. I believe that he is one of the most astute cricketers that has ever played for India, ever, like very sharp, very intelligent. Okay. There used to be an Indian bowling coach way back in 2013-2014, जो डॉस करके उनका नाम था, वो ऑस्ट्रेलियन थे. उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए भी वो एक बार कोच रहे थे और इंडियन टीम के भी बॉलिंग कोच रहे थे वो. Right. जो डॉस ने ना एक ना बात बहुत इंटरेस्टिंग बोली थी अश्विन के बारे में. मैंने उनसे एक बार इंटरव्यू करा था तो तब उन्होंने मेरे को बहुत बढ़िया चीज बताई थी कि ना देयर आर मेनी पीपल जिनके लिए ना 10 अलग अलग चीजें वर्क करती हैं. अश्विन के लिए जो एक चीज बहुत ज्यादा वर्क करती है ना, वो है एक्सपेरिमेंटेशन. कहते कितनी बार ऐसा हुआ है, और बहुत ओपनली उन्होंने मेरे को लाइक इन हिज वो मेट एटल टोल्ड दिस थिंग टू यू मेनी टाइम्स दैट सेवरल थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट क्रिकेटर्स. सो इन हिज प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, या ऑब्वियसली मेरा तो उतना अच्छा नहीं है, बट वो जैसे वो मेरे को बता रहे थे, वेरी चिल गोइंग, ही टोल्ड दिस अश्विन ना, द पॉइंट विद हिम इज that I have told him countless of times that don't experiment, don't do this, don't do that, just stick to your off spinning delivery. You can use your carom ball, कभी कभी उसको यूज कर लिया, कुछ कर लिया. But with Ashwin the point was कि अगर उसके पास 650 तरीके हैं ना एक्सपेरिमेंटेशन के, तो मैं उसे करूंगा. It's because that makes him tick, that makes that does him very well. Right. Same is the thing, and that's why Ashwin is a master tactician. Same thing मेरे को एक बीसीसीआई के सिलेक्टर है, आई वोंट टेक द नेम हियर, मैंने जब उनको इंटरव्यू किया था 2019 में, उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी. दैट वाज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो मेरे को ड्रेसिंग रूम की पता चलती है कि प्लेयर का क्या माइंडसेट है, या बीसीसीआई क्या सोच रहा है. उन्होंने मेरे को सीधा बोला था, यार एक बात बता सिद्धार्थ तू मेरे को, कि बहुत ही फ्रैंक वे में, कि एक बात बता, हम लोग हमेशा बात करते हैं केएल राहुल की कितना अच्छा प्लेयर है या क्या बात है, ठीक है. ऑल्दो अभी अब केएल राहुल के लिए चीजें बहुत बदल गई हैं, कंसिस्टेंसी ज्यादा आ गई है उनके गेम में, वेरी गुड. इनफैक्ट मेरे को कहते हैं, यार एक बात बता, केएल राहुल एक बार टेस्ट टीम से ड्रॉप हुआ था ना 2019 में. मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल. कहते हैं यार एक बात बता, उसने उससे पहले 2 साल पहले 6 या 7 लगातार 50s मारे थे हर मैच में, मतलब उसने 50 से ऊपर मारे थे, लेकिन 100 नहीं मारे थे. मैंने बोला हाँ. कहते एक बात बता, अगर वो उन 50 को, सारे 50 को अगर 100 में वो कन्वर्ट कर देता, क्या वो कभी टीम से ड्रॉप होता, टेस्ट टीम से? मैंने बोला कभी नहीं होता सर. कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि जो 100s होते हैं ना, वो आपको ना, वो आपकी टीम को तो जिताते ही जिताते हैं, लेकिन आपकी जो जगह है ना, वो टीम में पक्के भी रखते हैं, उसको सुरक्षित भी रखते हैं. सो आई थिंक ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, कि किसी का माइंडसेट कैसा है, या किसी प्लेयर को क्या चीज कन्वे करी जा रही है, तो अगर कोई सिलेक्टर या कोई कैप्टन अगर किसी प्लेयर को ये कन्वे कर रहा है ना कि बहुत 100 चाहिए, तो उसमें भी एक कहानी है यार. वो भी आई थिंक बहुत जरूरी होता है कि आप प्लेयर को एक बात कन्वे करो, फिर ये देखो कि प्लेयर का माइंडसेट क्या चल रहा है, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, या कहाँ पे क्या चीज है. सो फॉर अ सिलेक्टर टू कम आउट एंड से ऑल दीज थिंग्स, दैट्स प्रीटी गुड. ओके, सो अभी तक तो हम लोग इन सब चीज़ों पे बात करते आ रहे थे कि क्या मतलब कैसी जर्नी रही इस बीच में, और किस तरीके से इन सब ने कोप अप किया, और क्या इंस्पिरेशन थी ये सारी. बट क्या कभी आपने सोचा है कि अगर 1% बारबाडोस नहीं जीता होता तो क्या होता? Have you ever thought about it? यार मैं सच बात बताऊं, मेरे को ना सोचना ही नहीं है. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे सामने मतलब ऐसा हुआ है कि मेरे सामने वो डेजर्ट आ चुका है और मेरे को मजा आ रहा है उसको खाने में. आई डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट कि अगर वो मेरे सामने ना होता तो मैं क्या करता. सो नहीं, बट आई थिंक अगर वो ना हुआ होता ना, तो यार शायद इंडिया उसके बाद हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में वो चीज एंड हो जाती, जो चैंपियंस ट्रॉफी अब 2025 में जीता, या हो सकता है इस साल के T20 वर्ल्ड कप में वो चीज एंड होती. आई थिंक बारबाडोस अगर ना हुआ होता ना, तो वो
हार्ट ब्रेक, पता शायद वो हार्ट ब्रेक नहीं होता इंडियन टीम के लिए, वो ना फैंस को गुस्सा दिला देता। मैं सच बता रहा हूँ। आई थिंक फैंस वुड हैव रियली बीन लाइक कि यार अब एक रिएक्शन होता है कि इंडिया हार गया, यार इंडिया हार गया, कितना अच्छा खेला था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, फिर हार गया, चलो ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सूरज कल फिर उगेगा। एक पता है क्या होता है कि आप फिर से वो चीज हार गए और उस चीज की अति हो जाती, फिर पता है फैंस को भी लगता है कि यार हद है यार, मतलब अब तो क्या कर रहे हैं यार, हाँ, वो लिमिट है। तो मतलब हारे ही जा रहे, कहाँ इशू है यार? आपके पास दुनिया भर की फैसिलिटीज हैं, आपके पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, स्किल सेट सबका बहुत अच्छा है, बीसीसीआई ने आपको मेंटल कंडीशनिंग के कोचेस लाके दिए हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट लाके दिए हुए हैं, सब करके दिया हुआ है, फिर भी साला यार पता नहीं इंडिया जीत नहीं रहा। तो कहाँ ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों प्रेशर सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे? आई थिंक मेरे को बस वही लगता है कि ये ना हुआ होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन आई एम ग्लैड दैट कि इट हैपेंड, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है कि आपका जो चोक करने वाली बात होती है या फिर जो प्रेशर मोमेंट्स को ना जीतने वाली जो बात होती है ना, पता है उसको ओवरकम कई बार क्या करता है, ना स्किल, ना टैलेंट, ना हार्डवर्क, आपकी जिद। अगर वो जिद है ना, वो जैसे रोहित शर्मा की जो जिद थी कि नहीं मेरे को करना है यार, मतलब भाड़ में गया सब कुछ, मेरे को जितवाना है इंडिया को, मेरे को एग्जाम्पल सेट करना है, मैं करके दिखाऊंगा, कोई नहीं करता ठीक है मत करो, तुम लीड मत लो, मैं लीड लेता हूँ, मेरे को फॉलो करना फिर उसके बाद। सो आई थिंक अगर वो ना होता ना तो हम, आई थिंक शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत गुस्से में बातें होती कि यार फिर नहीं हुआ यार, पहले होता है यार नहीं हुआ यार, एक रिएक्शन ये होता है, फिर एक होता है यार फिर नहीं कर पा रही है टीम, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, फिर ये लोग हारे जा रहे हैं, ऐसे बेस्ट टीम कैसे बनेगी, ऐसे ये कब होगा, ऐसे वो कब होगा। सो या दैट्स द थिंग। मुझे लगता है 1983 वर्ल्ड कप से पहले जो हाल था ना कि लोग उम्मीदें ही छोड़ चुके थे क्रिकेट टीम से, वही हो चुका होता है। उम्मीद ही नहीं थी यार उस टाइम पे तो कुछ, एक पता है उम्मीद छोड़ी भी कब जाती है, क्योंकि कभी उम्मीद होती है तभी उम्मीद छोड़ी जाती है। 83 वर्ल्ड कप से पहले तो क्या ही किसी को उम्मीद थी, मतलब इवन जो दूसरी तरफ के भी रिपोर्टर्स थे या जो भी लोग थे, हर कोई ये कह रहा था भाई इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंच गया, वाह, फाइनल तक पहुंच गया, वाह। तो मतलब ऑल्दो 83 जो मूवी थी उसमें जो जो दिखाया गया वो सारा का सारा सच नहीं है, ऑब्वियसली इट इज इंस्पायर्ड बाय इंडियाज वर्ल्ड कप विन, सारी कहानियां उसमें सच नहीं है, लेकिन पहले लोगों का भरोसा ही नहीं था कि चलो ठीक है, अच्छा इंडिया ने इतना कर लिया, चलो ये तो कितनी शान की बात है, मतलब इंडिया प्राइड के साथ वापस जाएगा। आपका कैप्टन ही ऐसा था कि भाई वी आर हियर टू विन, कदम बात, बस हमको जीतना ही है तो हम जीत के ही जाएंगे यहाँ से। ओके, सो आपको लगता है कि अहमदाबाद में जो हम लोगों ने ये लॉस देखा, उसके बाद बारबाडोस में जीतने के बाद उसके थोड़ा सा पेन कम हुआ है? यार मुझे ऐसा लगता है कि जो 2023 की लॉस है ना, वो 2024 के जीतने के बाद भी उस पे बस एक बैंडेड ही लगी थी, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो कंप्लीटली हील हुई थी, हील तो होने का चांस ही नहीं था, लेकिन आई वुड से कि उसकी जो हीलिंग है ना वो फास्ट हो गई है, क्योंकि आपने 25 में भी जीत लिया और आपने 26 में भी जीत लिया है। सो एटलीस्ट द थिंग इज कि आपने ये दिखा दिया है कि आप वर्ल्ड स्टेज पे ना कंसिस्टेंटली आईसीसी टाइटल्स एक के बाद एक जीत सकते हो। सो उससे पता है क्या होता है कि जब एक परसेप्शन ये बननी शुरू हो जाती है, एक नैरेटिव ये जब बनना शुरू हो जाता है ना कि ये टीम ये कर सकती है और ये टीम ने ये करके दिखाया भी, तो पता है क्या होता है कि फिर जब वो 2023 की हार के बाद अब जब 2027 का जो वर्ल्ड कप आएगा ना, उसमें इंडिया से सच में बहुत उम्मीदें होंगी। और उस टाइम पे जब इंडिया से उम्मीदें होंगी ना, तो उस टाइम पे ये नहीं डिस्कस किया जा रहा होगा कि यार अहमदाबाद में हार गए थे, तो उसको बहुत ही ना उससे डिस्कस नहीं किया जा रहा होगा कि यार हार गए थे। उस टाइम पे पता है क्या हो रहा होगा, हाँ ठीक है अहमदाबाद में हार गए थे, लेकिन उसके बाद देखो भी तो सही कि 3 जीत गए हैं और इस बार चौथा भी जीत के दिखाएंगे। सो भाई वंस अगेन द चेंज इन नैरेटिव, द चेंज इन माइंडसेट। सो हाँ, पहले से मैं मानता हूं कि हीलिंग बहुत बेटर हो गई है, बट यार वो जो कंप्लीट होगा ना वो तभी होगा जब आप वनडे वर्ल्ड कप जीतोगे। इंडिया लाइक यू नो आई एम सेइंग दिस थिंग वेरी, मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूँ, India must win the 2027 World Cup, not because they need it, not because they want it, but they have to win it. It's as simple as that. India must win that World Cup. मैं एक्चुअली आपसे पूछने वाली थी कि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीतेगी इंडिया? आई थिंक चांसेस बहुत ब्राइट है इंडिया के। मतलब अभी इंडिया की जो करंट वनडे फॉर्म है वो उतनी इंकरेजिंग नहीं है। आप 2 सीरीज अभी पीछे हारे हो, ऑस्ट्रेलिया से हारे हो, साउथ अफ्रीका से हारे हो,
बट देन यार बहुत सारे लोग अभी से ही ये कह रहे हैं कि इंडिया अभी नहीं जीत रहा तो बाद में कहां से जीतेगा। यार बायलैटरल सीरीज में जो हार जीत है ना वो चलती रहती है। आप थोड़ा डिफरेंट टीम कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो, ट्रांजिशन आता है, 10 चीजें अलग होती है। अभी आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, बीच में अक्षर पटेल भी नहीं थे, फॉर सम रीजन पता नहीं उनको क्यों ड्रॉप किया गया था। तो यार आपको एक ना फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ जब आप खेलोगे और अगर आप तब ज्यादा हारो, तब मैं ये मानूंगी कि भाई इंडिया फेवरेट्स नहीं है। जब इंडिया अपने प्रॉपर फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स के साथ खेलेगा ना, तब ये इंडियन टीम ऑलमोस्ट अनबीटेबल है। लाइक फॉर मी 2027 के वर्ल्ड कप में इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल तक तो 100% मेक कर लेगा। लाइक आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट। आई एम श्योर इंडिया जीतेगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जीतना ही पड़ेगा। हाँ, मेरा पॉइंट ही वही है कि इंडिया it's not कि they need it, it's not that कि they want it, they have to win that World Cup. उनको करना ही है। So that's it. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।